नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित कुमार और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। यह काल सर्प योग क्या है, इसके जीवन में क्या परिणाम होते हैं, परिणामों का निवारण कैसे होता है तथा निवारण के बाद क्या सचमुच शांति मिलती है और सुख मिलेगा, इन प्रश्नों का उत्तर इतना सरल नहीं जितना कि सामान्य जन आशा लगाए रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि प्रत्येक लग्न राशि के आधार पर यदि देखा जाए तो 12 लग्न राशि होगी और प्रत्येक लग्न राशि में 24 प्रकार के काल सर्प योग बन सकते हैं, राहु केतु और केतु राहु के प्लेसमेंट के आधार पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 288 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। इसीलिए इसको समझने के लिए जन्म कुंडली को सूक्ष्मता से देखना अति आवश्यक है। जन्म कुंडली के प्रकाशित या अप्रकाशित हिस्से को यह देखना अति आवश्यक है कि उसमें काल सर्प योग बन रहा है या नहीं। अब इन 288 प्रकार के काल सर्प योग में भी अनेक विषमताएं हैं। कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जो काल सर्प योग को कमजोर बनाते हैं और कुंडली में उसी प्रकार अन्य भी ऐसे योग होते हैं जो काल सर्प योग के अशुभत्व में वृद्धि करने वाले होते हैं, अर्थात कि काल सर्प योग के फल को कई गुना बढ़ाने वाले होते हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु केतु के साथ बृहस्पति हो तो आपकी कुंडली में चांडाल योग का भी निर्माण हो रहा है। कुंडली में काल सर्प योग तो है ही, साथ ही चांडाल योग भी है, तो यह काल सर्प योग के फल को और बढ़ा देगा। क्योंकि राहु केतु एक एक्सट्रीम एनर्जी है, उन्हें ग्रह पिंड की मान्यता प्राप्त नहीं है, वह एक छाया ग्रह माने गए हैं, अर्थात कि वह एक एनर्जी के समान है और वह एनर्जी रूप में ही काम करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू। कई विद्वानों का यह मत है कि राहु केतु के साथ यदि चंद्रमा हो और कुंडली में काल सर्प योग बनता हो तो वह काल सर्प योग के फल को 10,000 गुना बढ़ा देता है। राहु केतु को सूक्ष्म दिव्य संचालन करने वाला ग्रह बोला गया है, अर्थात कि राहु केतु एक कैटलिस्ट के समान काम करता है। जिस भी ग्रह के साथ वह बैठता है उस ग्रह की प्रवृत्ति, गुण, दोष सभी चीज धारण कर लेता है। जिस भी राशि में वह बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार वह अपने रंग ढंग को बदल लेता है। इस जीवन काल में जो ऐसे अप्राप्य वस्तु हैं जो आपको इस जीवन काल में प्राप्त करना है वह राहु निर्धारित करता है, और जो पूर्व जन्मों में आपने अचीव कर लिया है, उसमें एक्सपर्टीज है आपकी, वह केतु निर्धारित करता है। इसीलिए राहु और केतु इतना महत्वपूर्ण ग्रह है और वह काल सर्प योग का भी निर्माण करता है। और उन्हीं राहु केतु से यदि कोई अन्य ग्रह भी ग्रसित है तो उसका अपना भी फल होता है और वह काल सर्प योग के फल को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। उसी प्रकार यदि कुंडली में काल सर्प योग बनता है लेकिन आपकी कुंडली में एक पंच महापुरुष राजयोग भी है तो वह आपके काल सर्प योग के फल को थोड़ा कम करता है। उसी प्रकार सूर्य बुद्धातिक योग है या फिर चंद्र मंगल का चंद्र मांगल्य योग है जिसे या फिर लक्ष्मी योग कहते हैं, तो इस प्रकार के योग होने से वह काल सर्प योग के शुभत्व को कम करता है। उसी प्रकार यदि कुंडली में काल सर्प योग हो और बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, सूर्य या चंद्रमा, इन 6 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह अपने उच्च की राशि या फिर स्वराशि में होकर केंद्र में बैठा हो और इसके साथ अन्य 3 ग्रह भी बैठे हो तो वह काल सर्प योग के फल को भंग कर देता है, अर्थात कि काल सर्प योग होने पर भी आपको काल सर्प योग का फल प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार की विषमताएं हैं। तो अब मान लीजिए आपके कुंडली में काल सर्प योग है, आपको किसी ने बोला कि आप काल सर्प योग का खंडन शांति विधान करवा लें, आपने करवा लिया और फिर भी आपको शांति नहीं मिल रही क्योंकि आपके कुंडली में अन्य और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसको भी सॉल्व करना अति आवश्यक है। इसीलिए काल सर्प योग का इतना इजी उपाय नहीं होता, बल्कि शास्त्रों में काल सर्प योग का वर्णन ही नहीं है। यह तो आज के जो आचार्य हैं, जो समयुगी आचार्य हैं, उन्होंने इसको काल सर्प योग का नाम दिया है और इसका एक शांति विधान बनाया गया कि कर्मकांड के आधार पर
इसकी किस प्रकार शांति की जाए। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि काल सर्प योग यदि कुंडली में है तो उसका फिजिकल शांति से अधिक जो एनर्जी वाइज शांति होती है उसको करना अति आवश्यक है। आपको राहु केतु के एनर्जी को समझना होगा। बाकी अन्य ग्रह यदि कोई बैठा हो राहु केतु के साथ तो उसे समझने की आवश्यकता है। साथ ही जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है राहु केतु, उसको समझकर आपकी लाइफ में वह किस प्रकार आपको प्रभावित करता है, किस प्रकार वह आपके जीवन में अराइज हो रहा है वो काल सर्प योग, उसको समझने के बाद ही आप सटीक उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों 288 प्रकार के काल सर्प योग को कुल 12 प्रकार के काल सर्प योग में विभाजित किया गया है और उसका विभाजन राहु केतु के प्लेसमेंट के आधार पर किया गया है। तो आपका कुंडली में जो भी लग्न की राशि हो पर राहु केतु जहां पर बैठे हुए हैं उस आधार पर आपको देखना है कि आपका कौन सा काल सर्प योग है। पर प्रत्येक लग्न राशि के आधार पर भी काल सर्प योग का एक अपना फल होता है, क्योंकि हर एक लग्न राशि के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं और उस ग्रह से राहु केतु का किस प्रकार का संबंध है वह निर्धारित करता है कि किसी भी अमुक लग्न राशि में काल सर्प योग किस प्रकार एक बेसिक फल प्रदान करेगा। और उसको समझने के लिए दोस्तों आप मेरे पूर्व के वीडियो सीरीज में देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रत्येक लग्न राशि के ऊपर काल सर्प योग का क्या फल होता है उसके ऊपर हमने बात किया है। आज हम राहु केतु के प्लेसमेंट के आधार पर काल सर्प योग के ऊपर बात करेंगे, जिसको आज के आचार्यों ने 12 प्रकार का बतलाया है, जिसको हम इस प्रकार के नाम से जानते हैं: अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कर्कोटक, शंखपाल, शंखनाद, पाताल, विषाक्त, शेषनाग। तो यह 12 प्रकार के काल सर्प योग हैं। प्रत्येक काल सर्प योग के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों फलादेश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि काल सर्प योग है क्या, काल सर्प योग की क्या महत्ता है और राहु केतु इतना महत्वपूर्ण ग्रह कैसे है। किसी भी जन्म कुंडली में राहु केतु के मध्य जब सभी ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। यदि एक या एक से अधिक ग्रह राहु केतु के साथ बैठे हों तो इसका अर्थ यह नहीं कि काल सर्प योग भंग हो रहा है। उसके लिए आपको राहु केतु के अंश को, बाकी ग्रहों के अंश को देखना आवश्यक है, लेकिन मुख्य केस में यह काल सर्प योग का निर्माण ही करता है। पर यदि सभी ग्रह राहु केतु के एक्सेस में हो और कोई एक ग्रह उनसे बाहर निकला हुआ हो तब वह योग का भंग होता है, काल सर्प योग का भंग हो जाएगा। पर हाँ, राहु केतु के अंशों से अलग पड़ा यह ग्रह यदि अधिक अंशों में हो तभी यह योग भंग होगा, अन्यथा काल सर्प योग बनेगा ही, जिसे हम आंशिक काल सर्प योग कह सकते हैं। काल सर्प योग का प्रभाव विश्व एवं व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है, अतः इस योग का वास्तविक मूल्यांकन होना अनिवार्य है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है ऐसे व्यक्तियों को नियति या प्रारब्ध के हाथ का खिलौना ही समझना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ से भी बढ़कर प्रारब्ध इनके जीवन में अनेक घटनाओं को उत्पन्न करता रहता है। अर्थात कि आपके कुंडली में यदि काल सर्प योग है तो आप पुरुषार्थ करेंगे, अर्थात कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को समझेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, फिर भी उसका जो फल है वह राहु केतु के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। और ऐसे भी पूर्व संचित कर्मों के भोगों का जो लगाम है वह राहु केतु के हाथ में ही होता है। राहु केतु की महादशा, अंतर्दशा एवं गोचर भ्रमण में इसका फल महत्वपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता है। काल सर्प योग की यह एक विशेषता है कि ऐसे जातक का जन्म निश्चित रूप से कर्म भोगने के लिए ही होता है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे जातक का जन्म माना जाता है और किसी भी अवतरित आत्मा की संतान भी काल सर्प योग वाली ही होती है। सूक्ष्म दिव्य संचालन राहु केतु करते हैं, इसीलिए इन्हीं के द्वारा काल सर्प योग का निर्माण होता है। यदि आप अब्राहम लिंकन या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली उठाकर देखेंगे तो उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग का निर्माण हो रहा था और विधाता, प्रारब्ध, नियति ऐसे ही जातक को किसी विशेष कार्य के लिए चुनती है, क्योंकि राहु केतु में ही वह सामर्थ्य है कि वह काल की गणना को दे सके।
दोस्तों, शास्त्रों में चंद्रमा को कॉन्शियसनेस कहा गया है और राहु केतु को पाथ ऑफ दैट कॉन्शियसनेस कहा जाता है। अर्थात कि वह कॉन्शियसनेस जो चंद्रमा जिस पाथ में भ्रमण करते हैं वह पाथ राहु केतु है। अर्थात कि उस पाथ का जो नॉर्थ नोड है वह राहु है और साउथ नोड केतु माना गया है। इसीलिए राहु केतु एक छाया ग्रह है, एक एनर्जी का रूप है जो इस कॉन्शियसनेस को संचालित करता है। आपके कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और यूनिवर्सल माइंड को संचालित करता है। पर दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि हर बार यह कार्य बड़ा ही हो ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी दाम्पत्य को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसे में किसी सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ संत ने उनको वचन दिया और उनके आशीर्वाद स्वरूप उनको संतान की प्राप्ति हुई, तो वैसे संतान की कुंडली में अवश्य ही यह कालसर्प योग रहेगा। अर्थात कि आपका जन्म हुआ है लेकिन किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए, इसीलिए आपको कुंडली में कालसर्प योग रहेगा। तो आपको समझना है कि यह कालसर्प योग का अर्थ ही है पितृदोष। पितृदोष के बिना कालसर्प योग का निर्माण नहीं हो सकता। अर्थात कि पितृ श्राप, पितृ ऋण या फिर किसी सर्प ऋण के कारण इस कालसर्प योग का निर्माण होता है। अब कालसर्प योग वाले जातक सामान्य जातक से, सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग होते हैं और इस योग का कुछ सकारात्मक फल है और कुछ नकारात्मक फल भी है। और इसका मूल आधार जन्म कुंडली में राहु केतु कहाँ पर बैठे हैं, साथ ही आपका कौन सा लग्न राशि है, उस पर यह पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही कालसर्प योग के परिणामों की तीव्रता का अवलोकन भी किया जा सकता है। कुंडली में यदि चतुर्थ भाव, अष्टम भाव या फिर द्वादश भाव में राहु या केतु से कालसर्प योग बनता है तो वह सबसे अधिक नकारात्मक माना गया है। और इस योग का फल अधिक से अधिक तब मिलता है जब राहु केतु की महादशा या अंतरदशा आती है, या फिर राहु केतु गोचरवश उस भाव से गोचर करते हैं जिस भाव में आपकी कुंडली में वो विराजमान है। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु काफ़ी स्ट्रांग है और कालसर्प योग का भी निर्माण होता है, तो मैं आपको बतला दूं कि राहु केतु की यदि आपकी कुंडली में दशा चल रही है, महादशा विशेष तौर पे, और उस अवधि में यदि राहु केतु उसी भाव से गोचर करते हैं तो वह आपको माला माल बना देगा। इसको समझने के लिए हम सुप्रसिद्ध उद्योगपति धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली को देख सकते हैं। उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। इनकी कुंडली में राहु तृतीय भाव में है और केतु मंगल के साथ नवम भाव में स्थित है। अब इनके जीवन में राहु की महादशा जब से प्रारंभ हुई और जैसे ही राहु उनके तृतीय भाव में गोचर किया, उसी समय से 18 वर्ष के अंदर ही उनको जीरो से हीरो बना दिया। इन 18 वर्ष की अवधि में, अर्थात कि राहु की महादशा में, राहु ने उन्हें हर प्रकार से साथ दिया और उनका सकारात्मक फल का ही यह परिणाम है कि आज उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसी प्रकार यदि हम सुप्रसिद्ध शेयर दलाल हर्षल मेहता जी की कुंडली देखते हैं तो उनके चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है और केतु उनके दशम भाव में स्थित है। और जब हम उनके जीवन का अवलोकन करते हैं तो राहु की महादशा में उनका जो शुरुआती समय था वो काफ़ी सर्वोत्तम गया, काफ़ी अच्छा गया, किंतु सूर्य की अंतरदशा शुरू होते ही और उसमें राहु उनके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करते ही उनकी धरपकड़ हुई, उनके सभी रहस्यों का पर्दाफाश हो गया। अर्थात राहु केतु ने हर्षल मेहता जी को हीरो से जीरो बना दिया। और आप देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, राहु का अधिकार नागलोक पर माना गया है और मानव की मृत्यु के बाद यदि अभी भी उसकी वासनाएं समाप्त नहीं हुई, उसकी कामनाएं, वासनाएं परिवार की ओर रहीं, अर्थात कि उस जातक ने अपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष को नहीं समझा, तो उसकी मृत्यु के बाद वह नाग योनि में जन्म लेता है और अनुकूल समय पाते ही वह ममत्व के कारण उसी परिवार में पुनः जन्म लेता है। इस प्रकार पुनर्जन्म हो तो भी कालसर्प योग रहेगा ही। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, यदि किसी के कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है और सूर्य चंद्रमा में से कोई भी एक ग्रह यदि पीड़ित है, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, मान लीजिए त्रिक भाव में बैठा हुआ हो या फिर राहु केतु के साथ ही हो या फिर नीच की अवस्था में हो,
तो ऐसे जातक मुख्यतः पितरों के श्राप के कारण उनको काल सर्प योग होता है। पूर्वजों के द्वारा किया गया दुष्कर्मों के कारण ही उनकी ऐसी अवस्था होती है। दोस्तों, ऐसे प्रसंगों में मुख्यतः नाग देवता की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और बहुत ही श्रेष्ठ। यदि आप अपने घर के पूजन स्थान में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करते हैं, उसमें चांदी या तांबे का एक नाग अर्पण करते हैं, उनको काले पत्थर का नंदी जी, डमरू, त्रिशूल आदि रखकर नित्य प्रति शुद्ध जल, दुग्ध, भस्म, भांग, चंदन आदि से पूजन करके कुछ स्तोत्रों का पाठ करते हैं तो काल सर्प योग स्वतः ही समाप्त होता है। दोस्तों, फलादेश प्रारंभ करते करते मैं आपको बहुत ही उत्तम आध्यात्मिक कोट बतलाना चाहूँगा। नाग संपत्ति का प्रतीक है। सृष्टि की संपूर्ण धन संपदा पर नागों का आधिपत्य है। जो व्यक्ति धन संपत्ति की लालसा से दूर होते हैं, उनकी नाग रूपी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर वे पूर्णतया इस नाग पाश से मुक्त हो जाते हैं। राहु केतु के नाग पाश से महापुरुष ही मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वे काल को अपने वश में कर लेते हैं। आइए हम फलादेश के ऊपर बात करें। 12 प्रकार के काल सर्प योग में 10वां काल सर्प योग है पाताल काल सर्प योग। पाताल काल सर्प योग का निर्माण कुंडली के 10वें भाव में राहु ग्रह तथा कुंडली के 4th भाव में केतु ग्रह के विद्यमान होने से, साथ ही इन दोनों ग्रहों के मध्य बाकी के 7 ग्रह आ जाने से यह काल सर्प योग का निर्माण होता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, पाताल काल सर्प योग, अर्थात कि यह पाताल से किसी प्रकार का संबंध रखने वाला है। तो जब हम कुंडली के भावों को सूक्ष्मता से देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कुंडली का 10वां भाव साउथ डायरेक्शन का स्थान है और साउथ डायरेक्शन पाताल को संबोधित किया जाता है, इसीलिए इसे पाताल काल सर्प योग कहा जाता है। तो इस पाताल काल सर्प योग के कारण मुख्यतः कुंडली का 10वां भाव और 4th भाव पूर्णतः प्रभावित होता है। इसलिए इस पाताल काल सर्प योग को समझने के लिए हमें कुंडली के 10वां भाव, 4th भाव तथा राहु और केतु को समझना होगा। तो कुंडली का 10वां भाव मुख्यतः कर्म स्थान माना गया है। आपका कार्य स्थान, आपके कार्य स्थान में आपके उच्च अधिकारी, साथ ही आपके जीवन में मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन चीज़ों का भाव कुंडली का 10वां भाव है। कुंडली के 10वें भाव से ही हम किसी जातक के जीवन में सक्सेस, उन्नति तथा प्रोग्रेशन को देखते हैं। यही भाव पिता का भी स्थान माना गया है। कुंडली का 10वां भाव भाग्य का शुरुआत का स्थान है, अर्थात कि भाग्य की उन्नति का स्थान है, क्योंकि यह भाग्य स्थान से द्वितीय स्थान में पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार कुंडली का 10वां भाव कर्म रूपी खेल का मैदान कहा गया है, जिसमें मनुष्य अपने कर्म रूपी खेल को खेलता है। उसी प्रकार कुंडली के 4th भाव को समझते हैं तो कुंडली का 4th भाव माता, भूमि, वाहन, मकान, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा का स्थान है। इसी स्थान से हम मातृभूमि, आपका मदर टंग अर्थात मातृभाषा का विचार करते हैं। जब इन दोनों भावों में हम राहु और केतु को समझते हैं तो राहु और केतु एक छाया ग्रह माना गया है, अर्थात राहु और केतु कोई पिंड नहीं है। आकाश मंडल में अगर इसकी स्थिति समझी जाए तो अर्थ का ऑर्बिट और चंद्रमा का ऑर्बिट में आपस में एक दूसरे को काटता है। तो उस ऑर्बिट का जो नॉर्थ नोड है वह राहु का स्वरूप माना जाएगा और साउथ नोड केतु का स्वरूप। इसलिए राहु और केतु मन के थ्रू अर्थात कॉन्शियसनेस या फिर किसी प्रकार के माइंड के थ्रू काम करते हैं। राहु और केतु एक प्रकार का कैटलिस्ट एनर्जी है जो किसी भी ग्रह के साथ बैठकर उसके गुण, धर्म, उसके स्वभाव को कई गुना अधिक बढ़ा या घटा सकता है। मूल रूप से अगर राहु और केतु को समझा जाए तो राहु का अर्थ है कि जिस भी भाव में राहु बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ें, उस भाव से संबंधित कारक तत्व आपको इस जीवन में अर्जित करना है, समझना है, उससे रिलेटेड पुरुषार्थ करना है। क्योंकि राहु का यह कहना है कि जिस भी भाव में मैं बैठा हूँ उस भाव से संबंधित चीज़ें तुमने अपने पूर्व जन्म में अर्जित नहीं की हैं, इसीलिए तुम्हें इस जन्म में अर्जित करना है। और केतु राहु से जस्ट विपरीत ग्रह है, जिस भी भाव में वो बैठते हैं उस भाव से संबंधित फल को काटते हैं, कमी उत्पन्न करते हैं। क्योंकि केतु का यह कहना है कि जिस भी भाव में मैं बैठा हूँ उस भाव से संबंधित चीज़ें
तुमने अपने पूर्व जन्मों में अर्जित कर ली है तथा उसमें पारंगत हासिल कर लिया है। इसलिए केतु ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित फल को काटते हैं। जैसे पाताल काल सर्प योग वाले जातक के कुंडली में केतु ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित हैं, तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड फल आपके जीवन में कम रहेगा। माता से अलगाव, माता से दूरी, अपने जीवन में सुख सुविधा की कमी आपको एहसास होगी। पर जब भी उस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ जाए तो वह चीज़ें आपको उपस्थित हो जाती हैं, क्योंकि उस चीज़ों को आपने पूर्व में ही अर्जित कर लिया है, या फिर आपको उस भाव से रिलेटेड कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास जो है आप उससे ही संतुष्ट रहेंगे। पाताल काल सर्प योग के कारण नौकरी व्यवसाय में अनचाही आपदाएं आती हैं, क्योंकि राहु ग्रह कुंडली के दशम भाव में स्थित हैं और दशम भाव कार्य स्थान है, कर्म स्थान है। तो आपके कर्म स्थान में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। अपने से उच्च अधिकारी से आपके अनबन या फिर आपके कोलीग्स के थ्रू आपको लॉसेस रहेगा। आप किसी भी कार्य को करते हैं या फिर किसी व्यवसाय व्यापार को करते हैं तो उसमें पूर्ण लाभ की संभावना आपको सदैव दिखती रहेगी, पर ऐन मौके पर वह आपको हानि ही प्रदान करेगा, हानि ही होगी उसके कारण। अपने जीवन में किसी भी प्रकार के आय से संबंधित आपको परेशानी रहेगी। यह संभव है कि आप अपने जीवन यापन को करने के लिए कई प्रकार के व्यवसाय को करेंगे, कई प्रकार के छोटे छोटे बिजनेस या फिर लेन देन इस प्रकार की चीज़ को करेंगे जिससे आप अपने जीवन को सस्टेन कर पाएँ। पाताल काल सर्प योग के कारण आपके संतान रोगी रहते हैं और रोग के कारण आपको परेशानी उत्पन्न होती है, आपके सुख सुविधा में कमी उत्पन्न होती है, क्योंकि केतु ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित है और कुंडली का चतुर्थ भाव पंचम भाव से द्वादश स्थान में है। अर्थात आपके संतान से रिलेटेड जो लॉसेस हैं वो आपको इस पाताल काल सर्प योग के कारण प्राप्त होंगे। और लॉस कहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसको आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केतु पूर्व जन्म से रिलेटेड जो संचित कर्म है उसको वह उत्पन्न करता है। तो आपके संतान पूर्व जन्म से रिलेटेड किसी भोग के कारण वह रोगी रहेंगे और उस रोग के कारण आपको पीड़ा रहेगी, आपके सुख सुविधा में कमी उत्पन्न होगी। पाताल काल सर्प योग वाले जातक के जीवन में कई बार यह देखा गया है कि उनके नाना नानी या फिर दादा दादी इन दोनों में से किसी का वियोग हो गया रहता है। नाना नानी आपस में या फिर दादा दादी आपस में वो अलग हो गए रहते हैं, किसी कारणवश वो दोनों साथ में नहीं रहते। ऐसे जातक को अपने माता पिता का विग्रह सहना पड़ता है, क्योंकि कुंडली का चतुर्थ भाव माता का स्थान माना गया है और कुंडली का दशम भाव पिता का स्थान माना जाता है। तो ऐसे जातक को पितृ ऋण से संबंधित कष्ट भी रहता है और कुंडली में और भी कई सारे योग देखने पर यह पता चलेगा कि वह ऋण किस प्रकार से आया हुआ है और उसका समाधान कैसे होगा। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण पाताल काल सर्प योग के ऊपर। अब काल सर्प योग के फल को समझने के लिए आपको अपने कुंडली में सबसे प्रथम यह देखना होगा कि 12 प्रकार के काल सर्प योग में से कौन सा काल सर्प योग आपकी कुंडली में बन रहा है। उसके उपरांत आपके लग्न की राशि क्या है, जो भी आपके लग्न की राशि है उस राशि से रिलेटेड काल सर्प योग का अपना एक फल होता है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। इसके पूर्व के वीडियो सीरीज में आप अपने लग्न की राशि के आधार पर काल सर्प योग का फल देख सकते हैं। उसमें और भी कई सारी जानकारियां आपको दी गई हैं उसके फर्स्ट के वीडियो में काल सर्प योग के ऊपर, तो उसको आप देखें। तो इन दोनों फलों को आपको मिलाना है और तब एक कॉमन फल को निकालना है और उसका जो सटीकता होगा, उस फल का सटीकता आपके जीवन में अधिक आप देख सकेंगे। उसी प्रकार काल सर्प योग के विश्लेषण में कई विषमताएं होती हैं। अब मान लीजिए आपके राहु और केतु के साथ कोई अन्य ग्रह भी बैठा हुआ है, तो उस ग्रह से रिलेटेड जो फल है वह भी आपको प्राप्त होगा, साथ ही काल सर्प योग का भी फल प्राप्त होगा। और यह ग्रह योग काल सर्प योग के फल में कई गुना अधिक वृद्धि कर देता है। विद्वानों के मतानुसार यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है और साथ में राहु और केतु के साथ चंद्रमा और सूर्य में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो, तो वह ग्रहण दोष के साथ काल सर्प योग का निर्माण करता है, जिस कारण 10,000 गुना अधिक काल सर्प योग का फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार कुंडली में कई ऐसे शुभ राजयोग होते हैं जिससे आपके काल सर्प योग के फल में कमी आती है, उसके दुष्परिणाम में कमी आती है। यदि कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी एक राजयोग विद्यमान है, एक हो, एक से अधिक राजयोग हो, तो वह काल सर्प योग के फल में कमी उत्पन्न करता है। सूर्य बुद्धातिक योग हो, चंद्र मांगल्य योग हो, तो यह सब काल सर्प योग के फल में कमी उत्पन्न करता है।
तो दोस्तों, इस प्रकार की विषमताओं को पूर्ण रूप से विश्लेषण करने के बाद ही कालसर्प योग के विषय में किसी प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए तथा उसके उपाय रेमेडीज को करना चाहिए। सिर्फ कालसर्प योग है कुंडली में और आपने उसका खंडन शांति विधान करवा लिया है तो ऐसा संभव नहीं कि कालसर्प योग का फल आपको मिलना बंद हो जाएगा। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।